हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो चलिए अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि जीएम क्रॉप क्या होता है। और अभी हाल में इंडिया की जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, जिसको पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी भी कहा जाता है, उन्होंने कमर्शियल कल्टीवेशन मस्टार्ड, जो जीएम मस्टार्ड है, उसको दे दिया है। ठीक है, तो आखिर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जीएम क्रॉप क्या होता है, और साथ ही साथ इसके इन्वायरमेंटल कंसर्न्स जो एक्टिविस्ट हैं वो क्यों कहते रहते हैं, और सही में इसके कॉन्स और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल देख रहे हैं आप, ये द हिंदू का आर्टिकल है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जिसे हम शॉर्ट में जी एक भी बोलते हैं, उन्होंने अप्रूव कर दिया है कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टार्ड येट अगेन। ठीक है, जो पहले कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट हो चुका था। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि इंडिया में कोई भी फूड क्रॉप वो जीएम क्रॉप नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले आपको पता था कि भारतीय मूल के जो एक तरह से बोल सकते बासमती राइस था, उसकी एक कंसाइनमेंट जो है ना यूरोपीय यूनियन में पकड़ा गया था, और उसमें कुछ कीड़े की बात किया जा रहा था। तो वहाँ पे बोला गया था कि ये जो चावल है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और जो मेन रीज़न होता है किसी भी पार्टिकुलर क्रॉप को जेनेटिकली मॉडिफाइड करने का, उस कारण से जो है वो चीज़ें वहाँ पे एक तरह से इशू हो गया था। फिर इंडिया की जो एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है एपिडा, उन्होंने बोला कि हम इस पे यू नो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या लैग आया है, क्योंकि इंडिया में जो है ना अभी तक कोई भी जो फूड क्रॉप है उसमें जीएम प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। हालांकि ट्रायल चल रही है बहुत ज़्यादा, 20 किस्म की चावल पे ट्रायल चल रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा, और अगर आप फूड की बात करोगे तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। हाँ, कमर्शियल कुछ क्रॉप्स हैं, जैसे बट कॉटन चलता है। ठीक है, कॉटन में जेनेटिकली मॉडिफाइड बहुत बृहत स्तर पे जो है ना भारत में इसकी उत्पादन की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो जीएक एक जो आपका कमेटी है वो फंक्शन करती है अंडर द यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, और इनका जो मेन काम यही होता है कि किसी भी पार्टिकुलर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस, क्या पैमाना होगा, उन सब चीज़ों को एक तरह से जो है ना रेगुलेट करने का काम यही करते हैं, और लास्ट में इम्प्लीमेंटेशन या आप बोल सकते हैं अप्रूवल आपको यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री करता है। ठीक है, तो इसके लिए मतलब जो आप बोल सकते हैं जीएक ने इस पार्टिकुलर आप बोल सकते हैं मस्टार्ड, जीएम मस्टार्ड, उसको जो है अप्रूवल दे दिया, और अब इसे अप्रूवल लेना है कहाँ से, तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से। और हालांकि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने 2017 में इस पार्टिकुलर अप्रूवल को रोक दिया था, पहले जो आया था वीटोड कर दिया था, और बोला था कि भाई इस पे और भी जो है ना स्टडीज़ करने की बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं होता क्या है कि अभी आपको पता है कि रसिया और यूक्रेन की जो क्राइसिस होती है उसके कारण से हमारे कंट्री में जो है ना एक तरह से बोल सकते हैं जो खाने की तेल है, ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गया था। आप देख रहे थे कि मार्केट में तेल की दाम जो है जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, खाने वाले तेल की दाम, क्योंकि यूक्रेन जो है ना एक बहुत बड़ा उत्पादक है, एक एक्सपोर्टर है किस चीज़ का, सनफ्लावर ऑयल का। ठीक है, तो हमें पाम ऑयल के लिए मलेशिया और इंडोनेशिया पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ रहा था। तो अब जिस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड जेनेटिकली मॉडिफाइड एक तरह से आप बोल सकते हैं मस्टार्ड का खोज हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको अपने घर के अंदर जो हमारी डिमांड और सप्लाई की एक प्रॉब्लम बनी होती है उसको कहीं ना कहीं हम पूरा करने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो दो किस्म के जेनेटिकली इंजीनियर्ड मस्टार्ड को यूज किया गया, और ये एक तरीके से बोल सकते हैं अभी भी इस पर सुपरविज़न जारी रहेगी। किसके अंतर्गत, तो काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो इंडियन रिसर्च एजेंसी ICAR। ठीक है, और इनका नाम क्या रखा गया है यहाँ पे, तो इनका नाम रखा गया है हाइब्रिड धारा मस्टार्ड हाइब्रिड, दैट इज़ DMH11। तो आप एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा कि अभी हाल में DMH11 क्या था, तो ये क्या था आपका DMH11, दैट इज़ मस्टार्ड GM मस्टार्ड का एक वेराइटी था। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या है DMH का, धारा मस्टार्ड हाइब्रिड। ठीक है,
और अभी और जो है ना, और याद रखिएगा ये जो अप्रूवल मिला है ना, ये मैक्सिमम 4 सालों तक मिलेगा, और इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। समय समय पे आपको जांच करवानी पड़ेगी, आईसीएआर के जो साइंटिस्ट है वो इनको ले जाएंगे, ठीक है। बट कंसर्न यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि क्या पॉलिनेशन में तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो बीज होते हैं या जितने भी इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, ये एक तरह से बोल सकते हो ट्रांसपोर्टर होते हैं किस चीज़ के, पॉलिनेशन के, ठीक है। तो कनाडा और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ पे देखा गया कि इस पार्टिकुलर मस्टार्ड जो जीएम मस्टार्ड है उसको फिर से रोक लगा दी गई है। रीज़न क्या था कि जो पॉलिनेटिंग की इशू आ रही थी, हनी बीज के जो एक तरह से बोल सकते ग्रोथ में कमी आ गया, हनी प्रोडक्शन में कमी आ गई। तो एक्टिविस्ट जो है ना अभी इस पार्टिकुलर कंसर्न के कारण से अभी फिर से एक तरह से बोल सकते हैं एक्टिवेशन स्टार्ट कर दिया कि नहीं ये चीज़ गलत है। और जो जिस पार्टिकुलर मुद्दे पे आपको यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने 2017 में रोक लगाई थी, उस पर भी एक्टिविस्ट का कहना है कि जितनी बातों के कारण से यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने बोला था कि आप इस पर और भी गहन स्टडीज़ करो, उस बातों को भी इग्नोर किया गया और फिर भी लास्ट में जो है इसे अप्रूवल दे दिया गया। तो इन सब चीज़ों के कारण से एक तरह से बोल सकते हैं कहीं ना कहीं एक इन्वायरमेंटल इशू आ जाता है, और जिस और ये आगे चल कर के हो सकता है कि अगर ठीक से नहीं अगर मान लीजिए ध्यान दिया गया तो वो बहुत ज़्यादा एक तरह से बोल सकते हैं हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली पीपल विल कंज्यूम दिस ऑयल्स। तो जो भी यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है ये कुछ सर्टेन कंडीशंस के तहत दिया गया है, और ये लिमिटेड पीरियड ऑफ 4 इयर्स के लिए दिया गया, और इसको बीच बीच में आपको 2 साल के इंटरवल पे आपको क्या करना पड़ेगा, रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपको कंप्लाइंस रिपोर्ट लेना है कि आप क्या इसमें जो भी साइट्स पे ग्रो कर रहे हो, ठीक है, तो उन चीज़ों में क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या आप इंसेक्टिसाइड्स तो यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। और साथ साथ जो है ना यहाँ पे एक सीज़न में कम से कम एक बार जो है ना एक्सपर्ट्स आएंगे आईसीएआर से, और वो वहाँ से क्या करेंगे, सैंपल्स को एकत्रित करेंगे, ठीक है, और फिर वहाँ ले जाएंगे कहाँ पे, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स में ले जाएंगे, और फिर उन चीज़ों को चेक किया जाएगा। और एक ट्रेड और ट्रेसिबिलिटी और डिस्प्यूट जितने भी होंगे ना, उन सब पे जो है ना जब तक इन इशूज़ पे 30 दिन के अंदर रिपोर्ट नहीं आता, उसके पहले जो है ना आप इसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ आपको जो भी उत्पादन होगी उसकी डीएनए फिंगरप्रिंट्स आपको जो है ना वेराइटीज़ का आईसीआर में रखना पड़ेगा, ताकि वहाँ पे वो लोग चेक कर सके कि क्या आपने इस पार्टिकुलर मस्टार्ड को उगाने के लिए हर्बिसाइड्स क्या आप रिकमेंडेड लेवल से ज़्यादा तो नहीं यूज कर रहे हो, या कंट्रोल जो एक पैमाने में है उस सब चीज़ों को। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि सिंस ये चीज़ें जो है ना आपको कहीं ना कहीं ध्यान रख करके करना होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली लोगों के हेल्थ से जुड़ा है, और साथ साथ इन्वायरमेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ जो है ना उत्पादन सीड्स एक्ट के अंतर्गत जो रूल्स और रेगुलेशन है उसको भी यहाँ पे कंप्लाइंस करना पड़ेगा। अच्छा, एक्टिविस्ट के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो जीएम फ्री इंडिया नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो बार बार जो है ना इस पार्टिकुलर अप्रूवल को क्या करता है, एक तरह से चैलेंज करता है, और बोलता है कि भाई ये जो डिसीजन है ना ये एक तरीके से कहीं ना कहीं इग्नोर करके लिया जा रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंट को इग्नोर करके लिया जा रहा है। और तो देखते हैं आगे कि ये जो जीएम पार्टिकुलर आप बोल सकते हैं क्रॉप्स जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए जीएम क्रॉप होता क्या है कि मान लीजिए आपको जो है ना एक पार्टिकुलर क्रॉप जो कहीं ना कहीं अब करेंट इन्वायरमेंट में ठीक से काम नहीं कर रहा, तो आप करोगे क्या कि उसके पार्टिकुलर जीन को जो है ना आप आर्टिफिशियली तरीके से, ठीक है, देखो अगर किसी 2 पार्टिकुलर पौधों में क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो फिर भी एक नया पौधा निकलेगा, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ उन दोनों से थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, और कहीं ना कहीं एक तरीके से आप बोलोगे कि जो इम्प्रूवमेंट होगी उसके रेजिस्टिविटी पे या उस पार्टिकुलर क्लाइमेटोलॉजी में रहने का जो उनका उम्र होगा वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो नेचुरली क्रॉस पॉलिनेशन से बना हुआ है।
लेकिन इन चीज़ों को अगर कम्प्लीटली आपको अपने तरीके से रेगुलेट कर रहा है, किसी इंसेक्ट्स का या किसी आप बोल सकते हैं अनडिजायर्ड चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं देखना उस पेड़ पे, तो लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से जीन का इंसर्शन कर देते हैं एक स्पेसीज से दूसरे स्पेसीज में, ठीक है, ताकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को वो पौधा पूरा कर सके। तो जीएम क्रॉप्स जो होता है ना, वो पेस्ट रेजिस्टेंस होता है या हर्बिसाइड टॉलरेंट होता है, मतलब आप इनको इसी चीज़ के लिए यूज करते हो ताकि उस पर कीड़ा मकोड़ा ना लग सके, ठीक है। तो अभी तक कमर्शियल इम्प्लीमेंटेशन ही इंडिया में चल रहा है और लाइन में बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे इंडिया में जो बट कॉटन चलता है उसको बोलगार्ड 1 बोला जाता है, और ये उस टाइम पे एक बीमारी आया था पिंक बोलवर्म। तो आप ये भी ध्यान रखना कि इंडिया में जब पिंक बोलवर्म आया था तो वो किस चीज़ को सुरक्षित करने के लिए, तो उस टाइम पे कॉटन के पेड़ में जो है ना नेचुरली बहुत ज़्यादा एक तरह से बोल सकते हो कीड़ा लगता था, उसको इम्प्रूव करने के लिए जो है ना साइंटिस्ट ने क्या बनाया, बट कॉटन, और वो इंडिया की फर्स्ट जीएम क्रॉप था। फिर ब्रिंजल आया, लेकिन ब्रिंजल जो है इसको क्या किया गया, आपको रोक दिया गया, ठीक है। जिस और सबसे बड़ा जो इंडिया में जो है ना बट कॉटन 2006 में इसको बोलगार्ड 2 को लॉन्च किया गया, और भारत की 90% से ज़्यादा जो कॉटन है वो बट कॉटन ही है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये जो पार्टिकुलर 2017 में रोका गया था, 2002 के बाद जो है ना इस वैरायटी को जो आपका मस्टर्ड था उसके लिए पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और आईसीआर न्यू दिल्ली ने टेस्टिंग शुरू की थी, और अप्रूवल देने के बाद जब यूनियन मिनिस्ट्री के पास आया तो यूनियन मिनिस्ट्री ने उन्हें बोला कि भाई अभी इस पर हम बीटोट करते हैं और आपको जो है इस पर थोड़ा और रिसर्च करना पड़ेगा। तो हमारे कुछ फ्यूचरिस्टिक है जैसे बट कॉटन, ये तो ऑलरेडी आपको पता है कि कमर्शियली अवेलेबल है, बट ब्रिंजल को रोक लगा दिया गया है और बांग्लादेश अभी बहुत ज़्यादा इसको उत्पादन करता है, ठीक है। फिर एचटी कॉटन है, ये सब जो है ना आगे लाइन में आएंगे। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसमें क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग मॉडिफिकेशन किया जाता है डीएनए को, ठीक है, बाई इंसर्टिंग एन एलियन जीन इनटू द सीड्स टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि बेनिफिट्स क्या है, तो देखिए इससे इन्हेंस आउटपुट और इंक्रीज फार्मर इनकम, बहुत कम लागत पे सीड्स तैयार हो जाता है, और सिंस पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स नहीं लगता है तो इससे होता क्या है आपको कि जो डर सताती रहती कहीं कीड़ा न लग जाए, तो ये सब नहीं लगता है, तो इससे क्या होती है फार्मर की उत्पादन बढ़ती है, ठीक है। इसमें कम पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड और इवन नहीं के बराबर यूज होता है, ठीक है। फूड इंसिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है लगभग, क्योंकि आपको पता है कि कीड़ा मकोड़ा तो लगने वाला नहीं है, और जो उत्पादन है वो भी अच्छी खासी होती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मोर यील्ड यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, कम जगह में ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन हो सकता है। लेकिन कुछ इसकी डिसएडवांटेजेज है, जैसे क्या है कि एक तरीके से आप बोलोगे तो क्वालिटी वो कहीं ना कहीं जो है ना आपको हो सकता है कि डेंजर्स हो सकता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है आपको कि आप आर्टिफिशियली तरीके से एक पार्टिकुलर जीन को जो है ना आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, जो कि हो सकता है कि आपके करेंट सिचुएशंस के हिसाब से जो है ना वो चीज़ें वायबल ना हो, तो हो सकता है कि वो बैकफायर कर सकता है आपको, और साथ ही साथ जो है ना एक्सपेंस ऑफ फार्मिंग और जो एक तरह से बोल सकते हैं मार्केटाइजेशन के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा एक तरह से एक्सपेंस को बढ़ा सकता है, जो अनएथिकल प्रॉफिट करने का एक तरीका होता है। हो सकता है कि जैसे इंडिया में आप देखो कि यहाँ पे जितने भी किसान हैं वो मार्जिनलाइज्ड किसान हैं, इनके जो छोटे छोटे खेत के टुकड़े होते हैं, तो यहाँ पे जो ग्रोथ होगी वो बहुत कम होती है, और यहाँ पे इंडिया में ज़्यादातर सस्टेनेबल जो है ना सस्टेनेंस खेती होती है, लोग अपने भरण पोषण के लिए खेती यहाँ पे करता है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर कोई इंसान अगर जीएम क्रॉप का सीड्स ला करके और उसे उत्पादन करने लगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वहाँ पे कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे और दूसरे किसानों को लग जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि एक बहुत गंदी तरीके से अनएथिकल प्रॉफिट कमाने का ये एक प्रचलन बढ़ सकता है, और इससे क्या हो सकता है, और स्पेशली इंडिया जहाँ पे सभी फार्मर जो है छोटे किसान हैं, तो उन पर क्या होगा कि थ्रेट आ सकता है। मान लीजिए कोई बिजनेसमैन जा कर के बट कॉटन का उत्पादन करने लगे, या तो उससे जितने भी छोटे छोटे किसान हो गए उन्हें क्या होगा एक तरीके से तो ओवरऑल देखोगे ना, तो अगर आप मार्जिनलाइज्ड फॉर्म में देखो तो एक निगेटिव कंसिक्वेंस होता है, ठीक है। बट ऑब्वियसली अगर आपको डिमांड पूरा करना है तो कहीं ना कहीं जो कमर्शियल क्रॉप है उसे यूज करना पड़ेगा, ठीक है।
इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पीपल हेल्थ कंसर्न। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आप कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं जीएम क्रॉप के बारे में, आपकी राय क्या है, प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए प्रथम आयस और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।